वली बाग इस इलाके में अचानक प्रकट हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था। जल्द ही ये बात पूरे इलाके में फैल गया कि एक आदमखोर बाघ घाटी में प्रवेश कर गया है। इसके बाद उस बाघ के द्वारा हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया, जो तीनों घाटियों तक फैल चुका था, जहां उसने लगभग 6 महीने के अंतराल में कुल मिलाकर 7 लोगों को मार डाला और पूरी तरह खा लिया। सच कहूं तो मैं ये सोचकर शांत था कि बाघ ने मुझ पर हमला नहीं किया था। अगली सुबह मैं लोगों के एक दल के साथ उसी जगह पर पहुंचा जहां मैंने बाघ को गोली मारी थी और बाघ को कार में लादकर नागापटला ले आया, जहां लोगों को लगने लगा कि आदमखोर की मौत हो गई है। इसलिए लोगों के बीच खुशी मनाई गई। जानवर की खाल उतारने से पहले मैंने उसकी बहुत सावधानी से जांच की और पाया कि यह एक सुंदर कोट और उत्तम शारीरिक स्थिति वाला वयस्क नर बाघ था, जिसे देख मुझे और भी संदेह हो गया कि यह असली आदमखोर नहीं था। उस शाम मैं बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। चित्तौड़ में कलेक्टर के साथ रात बिताई, जिनसे मैंने अपनी शंकाएं बताई और एक वादा लिया कि यदि कोई मानव हत्या दोबारा होता है तो मुझे टेलीग्राम द्वारा सूचित किया जाए। उस तारीख के 11वें दिन की दोपहर को मुझे उसका खत मिला, जिसमें कहा गया था कि चमाला घाटी और नागापटला के 1 मील के भीतर घास काट रही एक महिला को आदमखोर ने उठा लिया है। और इस खबर ने मेरे सभी संदेह को दूर कर दिया। यकीनन मैंने गलत टाइगर को मार दिया था। अगली सुबह मैं नागापटला की ओर निकल पड़ा और दोपहर बाद वहां के छोटे से फॉरेस्ट बंगलों में जा पहुंचा। अगली सुबह मुझे वह स्थान दिखाया गया जहां बाघ ने रिसेंटली हमला किया था। महिला घास काट रही थी, जिसे उसने अपने सिर पर ढोने की तैयारी में एक बंडल में इकट्ठा किया था। यह बंडल उसने एक पेड़ की छाया के नीचे रखा था और जाहिर तौर पर जब वो इसे बांध रही थी तभी वह आदमखोर बाघ, जो झाड़ियों में छुपकर घात लगाए हुए था, अचानक हमला कर दिया। एक अन्य महिला जो घास काट रही थी और उस समय लगभग 100 गज की दूरी पर थी, उसने एक तीखी चीख सुनी और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बाघ उसके साथी को अपने जबड़ों में दबाए हुए जंगल में गायब हो रहा है। वो नागापटला भागी भागी आई और लोगों को पूरी कहानी सुनाई, जहां से रंगमपेट और उसके बाद चंद्रागिरी को खबर दी गई। फिर कलेक्टर को सूचित करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए, जिन्होंने बाद में मुझे टेलीग्राफ करके घटना की जानकारी दी। बाघ का पीछा करने या महिला को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। घटना को अब 3 दिन बीत चुके थे और जमीन इतनी सूखी थी कि कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने निशान ढूंढने की कोशिश की और महिला की साड़ी ढूंढने में हम सफल रहे, जो उसके नग्न शरीर से अलग हो गई थी और लगभग 1/4 मील दूर जमीन पर पड़ी हुई थी। खून के निशान हमें नहीं मिले, जिससे पता चलता है कि बाघ ने उसके गले को अपने जबड़ों में कसकर दबाए हुए था, क्योंकि मदद के लिए उसकी पहली हताश भरी चीख के बाद दुर्भाग्यपूर्ण पीड़िता की और कोई चीख सुनाई नहीं दी। सच तो यह था कि उस महिला के अवशेषों का पता लगाने में हम कभी सफल नहीं हुए। गांव लौटकर मैंने 3 बचे हुए बछड़ों को, जो पिछली यात्रा में मेरा चारा था, अलग अलग जगहों पर बांध दिया। जैसे मैंने एक 4th माइल स्टोन के पास सड़क के किनारे बांध दिया, एक को पुली बोनू में, और इस बार मैंने तीसरे को नागापटला से केवल 2 मील की दूरी पर कल्याणी रिवर बेड में खेतों वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले बांध दिया। अगली सुबह तीनों चारा जीवित थे, लेकिन पुली बोनू वन सड़क के किनारे बाघ के पग मार्क्स मिले। बाघ तीसरे मील से ठीक पहले ट्रैक में प्रवेश किया। चौथे मील पर मेरा चारा बिना छुए पार कर गया और कुछ ही देर में छठे मील पर फिर से सड़क छोड़ दी थी। लेकिन पुली बोनू पहुंचने से पहले पूर्व की ओर एक बड़ी पथरीली पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए, जिसे मंकी हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि तिरुपति ब्लॉक से निकली हुई है। पग मार्क्स स्पष्ट थे और जानवर में कोई डिसेबिलिटी नहीं पाई गई। फिर भी वह मेरे द्वारा लगाए गए चारों से कुछ ही फीट की दूरी से गुजरा, जिसे मैंने चौथे मील पर सड़क के किनारे बांध दिया था। यह निश्चित रूप से एक आदमखोर के लक्षण की तरफ
इशारा करता है। खैर, मुझे खुशी हुई कि मैंने आदमसो को ट्रैक कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा, बाघ मंकी हिल की ओर चला गया। ऐसे में या तो वह पहाड़ के घने जंगलों में छुप गया होगा या शायद पहाड़ी को पार करके गुंडाल पेंटा और उम्बाल मेरो की ओर चल पड़ा होगा। किसी भी स्थिति में इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वह उस रात सड़क पर वापस आ सकता था जहां अभी मैं था। और चूंकि अब अच्छा चांद था, पूर्ण होने के करीब था, मैंने इस रास्ते पर उस बाघ को गोली मारने का प्रयास करने का निश्चय किया। 4th माइल स्टोन पर मेरे चारे से लगभग 150 गज की दूरी पर सड़क के किनारे एक बड़ा टीक का पेड़ खड़ा था। अपने तरह के अन्य पेड़ों की तरह इस पेड़ का तना सीधा था, जिस पर चढ़ना व्यवहारिक रूप से असंभव था। लेकिन इसके तने पर अपने पीठ के बल बैठकर मैंने अपने चारे दोनों दिशाओं में सड़क और 100 गज तक चारों ओर का निरीक्षण किया। क्योंकि जंगल का वह हिस्सा लगभग 1 साल पहले आग से पीड़ित था और इसलिए यहाँ झाड़ियां नहीं थी। मैंने शाम 5 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। शाम ढलते ही अंधेरे ने अपनी चादर फैला दिया, लेकिन थोड़ी देर में चांद निकल आया जिसकी रोशनी ने पूरे घाटी को रोशन कर दिया। हालांकि दिन के उजाले में मैंने सोचा कि जो स्थिति मैंने चुनी थी वह काफी सुरक्षित थी, लेकिन रात के वक्त ऐसा नहीं लग रहा था और बार बार मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि शायद बाघ मुझे देख रहा होगा। फिर मेरे कॉमन सेंस ने मुझे समझाया कि बाघ ने मुझे देखा नहीं है और उसकी सूंघने की शक्ति कम होती है, तो ऐसे में बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल शांत और बिना किसी आवाज के बैठा था। मेरी पीठ उस बड़े पेड़ से टिकी हुई थी। मैं धूम्रपान नहीं कर सकता था और ना ही खा सकता था, लेकिन अगले दिन की शुरुआती घंटों के साथ शुरू होने वाली ठंड से बचने के लिए मैंने गर्म कपड़े पहनने की सावधानी बरती थी। मुझे याद है कि उस रात जंगल असाधारण रूप से शांत था, जिससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि बाघ आसपास नहीं था। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, शुरुआती घंटे अपने साथ तापमान में तेज गिरावट लेकर आई और परिणाम स्वरूप समान रूप से तेज ओस गिरने लगी, जब तक मेरे कपड़े भीग नहीं गए और राइफल की बैरल बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मैंने कई बार अपने भैंस के बछड़े की ओर देखा, यह देखने के लिए कि वह कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। रात का पहला भाग उसने मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई कटी हुई घास को शांति से चबाने में बिताया, लेकिन शुरुआती घंटों में वह आराम करने के लिए और उस ठंड के मुकाबले जितनी गर्मी हो सकती थी प्राप्त करने के लिए जमीन पर बैठ गया। और इस तरह सुबह की हल्की हल्की रोशनी ने मेरे भीतर के घबराए शिकारी को सुकून दिया और मैं 4th माइल्स के पीछे नागापटला की ओर चल पड़ा। यहाँ नहाने के बाद गर्म चाय, बेकन, अंडे और 2 घंटे की गहरी नींद के बाद मुझे फिर से एक नया आदमी होने और किसी भी सिचुएशन के लिए फिट होने का एहसास कराया। मैं पूली बोनो की सड़क पर मोटर से चला। प्रत्येक मडगार्ड पर 2 ट्रैकर बैठे थे, जबकि मैं कछुए की गति से गाड़ी चला रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आदमी सड़क को स्कैन कर रहे थे, लेकिन बाघ उस रात उसके आसपास से कहीं नहीं गुजरा था। पूली बोनो पहुंचकर हमने दोनों दिशाओं में कल्याण नदी के आसपास के क्षेत्र को पार किया, साथ ही उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर जाने वाले प्रत्येक ट्रैक पर 1 मील की दूरी तय की, लेकिन फिर भी हमें बाघ के हाल ही में गुजरने का कोई संकेत नहीं मिला। दोपहर के करीब हम पूली बोनो लौट आए, जहां मैं जंगल के किनारे धूम्रपान करने के लिए बैठ गया और उस रात के लिए अपनी प्लान पर वर्क करने लगा। कल्याणी के ठीक उस पार और जहां मैं बैठा था उससे 2 फरलांग यानी 440 गज की दूरी पर एक इमली का पेड़ था। मैंने सुना था कि रिसेंटली 1-2 सालों में इस पेड़ से शिकारियों ने कई बाघों को गोली मारी थी। वास्तव में लगभग 18 महीने पहले मैंने भी एक तेंदुए को मारा था जब मैं उस पेड़ पर बैठा हुआ था। इसलिए मैंने कम से कम अगले कुछ रातों के लिए उस पेड़ पर बैठने का फैसला किया। चांदनी रात थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ नजर आने वाला था। एक निर्णय पर पहुंचने के बाद मैंने अपने 2 आदमियों को उन्हें शाखाओं पर मचान बनाने का निर्देश दिया और जब वे ऐसा कर रहे थे तो मैं पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। वे लोग जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और लगभग 30 मिनट बाद मुझे उनकी जांच करने और कुछ आवश्यक अंतिम कार्य करने के लिए
जगाया गया। वेल, बता दो कि मैं हमेशा अपने मोटर की पिछली सीट पर चारपाई रखता हूँ। क्या करूँ, अनुभव ने मुझे सिखाया है कि इनसे सबसे अच्छा मचान बनाए जा सकते हैं। ये हल्का है लेकिन मजबूत है। अगर आप इस पर चलते हैं तो कोई भी शोर नहीं होगा। बहुत ही आरामदायक होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पेड़ पर मचान के रूप में आसानी से खड़े हो जाते हैं। पत्तियों की स्किन से आसानी से छिप जाता है और आसानी से इसे वापस निकाल सकते हैं जब घर जाने का समय होता है। इसके अलावा ये सस्ता और पोर्टेबल दोनों है। एनीवे, चारपाई को पेड़ की शाखाओं से बांध दिया और टहनी और पत्तों से अच्छे से छुपा दिया गया, लेकिन चारों दिशाओं में देखने के लिए कुछ छेद बनाए गए जिससे हर तरफ देखा जा सकता था बिना आदमखोर की नजर में आए। खैर, काम खत्म होते ही अपने पूरी संतुष्टि के साथ मैंने उन लोगों को वापस नागापटला तक पहुंचाया। फिर दोपहर का भोजन किया और शाम 4 बजे तक एक और छोटी सी झपकी ली। फिर मैंने जरूरत के हिसाब से कंबल, पानी की बोतल, बंदूक, टॉर्च, सैंडविच और चाय लेकर अकेले ही वापस लौट गया। पुली बोनो पहुंचकर मैंने अपने मोटर को कुएं से सटे एक जंगल के मैदान में छुपा दिया। फिर मैं उसी इमली के पेड़ के पास वापस पैदल ही चला गया और शाम 6 बजे से पहले रात के लिए तैयार हो गया। लगभग 11 बजे तक जंगल पूरी तरह शांत था और किसी ने बाधा नहीं दी। तभी एक तेंदुए ने उम्बल मेरू की दिशा से आवाज दिया। यह आवाज ऐसी थी जैसे आरा मिल में लकड़ी काटने की होती है। फिर वह तेंदुआ मेरे सामने से गुजरा जो काफी बड़ा और शानदार दिख रहा था और उसके रोसेट चांदनी रात में काफी आकर्षक लग रहे थे। आगे बढ़ते हुए वह उस पेड़ की ओर आने लगा जिस पर मैं बैठा हुआ था। उसने मेरे नीचे से सड़क पार की और दूसरी ओर जंगल में गायब हो गया। यकीनन यह एक शानदार तेंदुआ था जिसे मैंने जाने दिया, क्योंकि मेरे गोली चलाने पर अगर आसपास आदमखोर बाघ मौजूद होता तो वह अलर्ट हो जाता। उस रात और कुछ नहीं हुआ और अगली रात भी कुछ खास नहीं गुजरी, क्योंकि मुझे न बाघ नजर आया न कुछ सुनाई दिया। खैर, अगली सुबह नागापटला लौटते हुए मैं सो गया, लेकिन लगभग 10 बजे वापस जाग गया। जैसे ही मुझे खबर मिली कि एक चरवाहे को आधे घंटे पहले बाघ ने मार डाला है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर और अपनी राइफल उठाकर मैं लापता व्यक्ति के शोक में डूबे भाई और कुछ अन्य लोगों के पीछे पुली बोनो रोड से लगभग 3/4 मील तक जा पहुंचा, जहां हम दाईं ओर आगे गए और जल्द ही मैं कल्याणी नदी के तट पर था। वह आदमी इस क्षेत्र में अपने भैंसों को चला रहा था। तभी नदी के किनारे घने जंगल से बाघ उस पर कूद पड़ा। वह आदमी चिल्लाया और उसका भाई, जो उसी झुंड में शामिल था और दूसरे पशुओं को चरा रहा था, उसने पूरी घटना देखी थी। इस मामले में बाघ ने अपने शिकार को कंधे से पकड़ लिया था ताकि उसके लिए चीखना संभव हो सके। बाघ ने उसे उसी झाड़ी की तरफ खींच के ले गया जहां से वह प्रकट हुआ था। उसका भाई खबर फैलाने के लिए वापस गांव की ओर भाग आया था और जंगल के बंगले की ओर से घुसरा था जहां मैं सो रहा था। वास्तविक स्थान पर पहुंचने पर जहां से उस आदमी को ले जाया गया था, मैं भी भीड़ में शामिल हो गया। जहां लोगों ने इशारा किया उस दिशा में जिधर से बाघ आया था, जबकि एक अधिक स्पष्ट रास्ता मुझे दिख रहा था जिसमें नजर आ रहा था कैसे वह बाघ अपने शिकार को लेकर गया था। पीड़ित की पगड़ी वहीं पड़ी हुई थी जिसे पार करते हुए हम नदी के सूखे तल पर पहुंचे। वह आदमी यकीनन संघर्ष कर रहा था और उसकी चीख से बाघ को गुस्सा आया होगा, क्योंकि उसने थोड़ी दूर आगे जाकर आदमी का गला पकड़ लिया था जिससे ताजा खून के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। साथ ही एक घसीटने का निशान भी वहां पर था जो कि आदमी के पैर जमीन पर टच होने की वजह से बने थे। वह आदमखोर बाघ अपने शिकार के साथ नदी को पार करते हुए जंगल की ओर तेजी से बढ़ चुका था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए मैंने घने झाड़ियों को पार किया और घास के मैदान पर आ पहुंचा। अपने बोझ के साथ बाघ घास के मैदान को पार करते समय घास को मोड़ दिया था। थोड़ी ऊपर की ओर ढलान वाली भूमि के साथ चलते हुए मैंने एक लंबी पहाड़ी पर चढ़ाई की, जिसके उस पार जमीन तेजी से एक छोटी सी धारा में बदल गई और आगे जाकर कल्याणी नदी में शामिल हो गई। मुझे लगा कि बाघ उस जलधारा के पास बने हुए गड्ढों में अपना भोजन
शुरू करने का सोच रहा होगा। ऐसे में सीधे जाना बेकार साबित होगा, क्योंकि चाहे मैं कितना भी सावधानी से आगे बढ़ूं, मेरे चलने से थोड़ी बहुत हल्की आवाज जरूर आती जो बाघ को सतर्क करने के लिए काफी था, और वह समझ जाता कि उसका पीछा किया जा रहा है। ऐसे हालात में एक आदमखोर जानवर से निपटना बेहद खतरनाक काम हो जाता, और मैं जानता था कि बाघ जिस जगह पर छुपा हुआ था मुझे वह नजर नहीं आ रहा था, जबकि उसके उलट मैं खुले में था। ऐसे में अगर उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता तो वह शिकार को छोड़कर मुझ पर हमला करने की कोशिश करता। हालात को देखते हुए मैंने अपने दाहिनी ओर से घूमकर जाने का फैसला किया और नदी के किनारे रेत पर चलने लगा, जिससे कम कोई आवाज नहीं निकले। चलते चलते एक पहाड़ी आई, जिस पर चढ़कर मैं और झुक गया, इस उम्मीद में कि मैं नजर ना आऊं। फिर एक फरलॉन्ग आगे बढ़ने के बाद मैं वापस नदी के किनारे आ गया, लेकिन इस प्रोसेस में मैं काफी थक चुका था और सांस लेने के लिए थोड़ा रुका। फिर मैं रेत में आगे बढ़ा, दबे पांव और राइफल को कंधे पर संभाले चलने लगा। यकीन मानिए, आज की इस डरावनी रात को मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। डरे हुए और चौकन्ने होकर मैं आगे बढ़ता रहा, अपने चारों ओर की झाड़ियों को स्कैन करते हुए, साथ ही बीच बीच में रुक भी रहा था कोई हलचल को सुनने के लिए। लेकिन सन्नाटा इतना डरावना था मानो मैं कब्रिस्तान से होते हुए गुजर रहा हूँ। इस भयानक सन्नाटे में सिर्फ मेरे पैरों की आवाज ही मेरे कानों को छू रही थी। थोड़ी दूर में नदी बाएं ओर मुड़ने वाली थी। इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले मैं थोड़ा रुका, तभी लगभग 25 गज की दूरी पर कुछ घसीटे जाने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। यकीन मानिए, वह आदमखोर उस आदमी की लाश को घसीट रहा था। सच तो यह था कि हम दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी को भांप लिया था। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद टाइगर को पता चल चुका था। ऐसे में आदमखोर समझ चुका था कि उसका पीछा किया जा रहा है और वो डिस्टर्ब ना हो खाने में, इसलिए लाश को घसीटकर और घने जंगल में ले जाने लगा। मैं अपनी बात करूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरी मुलाकात टाइगर से हो जाएगी। आदमखोर ने जबड़ों में जकड़े उस चरवाहे की लाश को जमीन पर रखा और अपने दोनों पैरों के बीच अपने सिर को रख के पूंछ हवा में लहराने लगा। मैं समझ चुका था वह छलांग मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, और इसी दौरान मेरी बंदूक बोल पड़ी और गोली सीधे ही बाघ के दोनों आंखों के बीच जाकर लगी, लेकिन ब्रेन डैमेज नहीं हुआ। ऐसे में बाघ मेरी तरफ गुस्साए हुए दहाड़ कर बढ़ा और मैंने उतनी ही तेजी से एक तरफ झुककर गोली चलानी शुरू कर दी, और तब तक चलाया जब तक मेरी मैगजीन पूरी तरह से खाली नहीं हो गई। और इसी के साथ वह आदमखोर मेरे पैरों के पास आ गिरा, जिसके खून से आसपास लाल हो चुका था। लेकिन ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं इतना ज्यादा घबरा गया और डर गया, मेरी तबीयत बिगड़ गई और कुछ पल को लगने लगा कि मैं मर ही गया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और वापस कल्याणी नदी के किनारे आदमियों के पास जा पहुंचा, जिन्होंने मेरे 5 बार गोली चलाने की आवाज सुनी थी। फिर बाघ को मैंने पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं थी जो इसे आदमखोर बनने पर मजबूर कर रहा हो। खैर, मैं ये समझ चुका था कि इस बाघ ने जानबूझकर आदमखोर बनने के सफर को चुना था, जिसका अंत आप सभी के सामने है। वह दोस्तों, यह थी केनेथ एंडरसन की स्ट्रैप टेरर ऑफ जमाला वैली की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि इसी बुक की अगली कहानी मैं आप लोग को बताऊं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी बुक के मैंने 2 कहानियां और बताई है, आप यहां दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साल 1940 में रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें 30 दिन बिना सोए एक कमरे में रखा था। उसके बाद उन्हें रिहाई दी जानी थी, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक साबित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या था यह एक्सपेरिमेंट और क्यों यह इतना खतरनाक रूप ले लिया और क्यों इसे दुनिया से छुपाया गया, जानेंगे आज के इस शानदार वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।